आंखों में चमक है, चेहरे पे मुस्कान है, वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है, वो है हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और इस भव्य अरेंजमेंट को देख के, आयोजन को देख के आप सबको पता चल गया होगा कि इस बार तीसरी बार मोदी जी अपना सरकार बनाने जा रहे हैं और इसका कोई और संदेह कोई संदेह नहीं इसमें। भव्य रैली है, बड़ी संख्या में लोग आए हैं, आप भी काफी उत्साही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन भी बहुत तकड़ा है इस बार। विपक्षी गठबंधन तगड़ा है, ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन का दम टूट चुका है और विपक्षी गठबंधन की दम टूटने का एक प्रूफ अभी अभी आपके पास है, स्वाति मालीवाल का टॉर्चर, उनके अपने राज्यसभा की सांसद का टॉर्चर अपने घर के अंदर। तो इसके बाद और आपको लगता है विपक्ष गठबंधन का कोई चांस है? इंडी गठबंधन कह रहे तो बीजेपी की चाल है, बीजेपी की प्लांटेड थी वो। नहीं, अगर वो बिना अपॉइंटमेंट के गई है तो वो बीजेपी की चाल नहीं थी। और ये आपको दिखाई दे रहा है कि सारे जगहों में, पूरे देश भर में मोदीमय हो रहा है, राममय हो रहा है और इसके अंदर कोई दो राह नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इससे ज़्यादा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, हमारी निधि दीदी दे देंगे। निधि से बात करें, आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं निधि गुप्ता हूँ, मैं यहाँ की ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ द्वारका में आज आप देख रहे हैं इतना भव्य आयोजन, इतने हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, ये दर्शाता है मोदी जी ही तीसरी बार वापस आएंगे। देखो, चुनाव के बाद का पता चलेगा कि कौन वापस आ रहा है या कौन नया आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी का क्लेम है कि बहुत बुरी तरह से पीएम और बीजेपी हार रही है। देखिए, राहुल जी जो भी बोले, विपक्ष के नेता जो भी बोले, वो उसका तथ्य, उसका सब उनके पास ज़मीनी तौर पर उनके पास सारा सबूत है। लेकिन यहाँ कौन आता है, जैसे आपने खुद कहा, 4 जून को पता चलेगा कि यहाँ कौन आता है। एक शेर के आगे सारे गठबंधन, ठगबंधन क्या है, वही खड़े हुए हैं, पर शेर तो अकेला ही खड़ा है जंगल में। जोरदार वो शेर, जोरदार। अब की बार संयोजक है, अब की बार हर बार मोदी सरकार। ऐसे कौन से काम है जिसको लेकर आप इतनी जोश में हैं? पीएम ने ऐसे कौन से काम कर दिए, बीजेपी ने ऐसे कौन से काम कर दिए कि आप करें हर बार, अब की बार, नेक्स्ट टाइम? कौन से काम ऐसे हैं जो विकास के उन्होंने नहीं किए? चलिए मैं आप ही से सवाल पूछती हूँ कि ऐसे कौन से सवाल हैं। आज जब आप भारत से बाहर निकलते हैं तो गर्व से सिर ऊंचा करके और लोग आपकी आवभगत करते हैं। इससे पहले बोलते थे इंडिया से आए हैं, आपका पासपोर्ट 10 तरीके की स्क्रीनिंग से निकाला जाता था, आपको एक तिरस्कृत नज़रों से देखा जाता था। आज देखते हैं भारत का पासपोर्ट, एकदम गर्व से सिर ऊंचा करके जाइए। आप एक उस मान का, उस गर्व का तो कोई मोल ही नहीं है जो उन्होंने दिया है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसका मतलब जो उन्होंने धारा 370 हटाई, जो इतना मान सम्मान बढ़ाया, गांव में टॉयलेट्स बनाए, पानी पहुंचवाया, सड़कों को हाईवेज इतने उन्होंने लंबे लंबे बना दिए, कनेक्ट कर दिए। आप सोच सकते हैं दिल्ली से बॉम्बे, और अब तो द्वारका की हाईवे भी उसी में वो जोड़ने जा रहे हैं। कितना, अयोध्या का मंदिर तो डेफिनेटली है ही। तो उन्होंने हर धर्म के इंसान को एक सम्मान जो दिलवाया है। तो सवाल है कि धार्मिक रूप से डिवाइड कर दिया देश को, हिंदू मुस्लिम कर दिया। अब तक लेकिन भाई साहब, अब तक जो हिंदू मुस्लिम, जो सरकार चुपचाप जड़ें काटती आ रही थी, उसको तो किसी ने सवाल नहीं किया। आज इनके नाम पे जो इतने साल से बाबरी मस्जिद और अलग अलग मस्जिदों का बोला जा रहा था, तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया उनके सामने। जब इमरजेंसी लगाई गई तो इतने संत मारे गए, तो किसी ने उनसे सवाल किया? किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी। सारे कानून, बच्चे पैदा करने के कानून तो उनके लिए, तलाक नहीं होने के कानून तो उनके लिए, हिंदुओं को अगर बंटवारे की बात करते हैं तो आप ये देखिए, उन्होंने पहले ही हिंदुओं को खत्म करने की सारी साजिशें बना रखी थी। हिंदुओं का देश है, सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की, आप करें हिंदुओं को खत्म करने की? नहीं, हिंदुओं का देश, देखिए अभी भी मैं आपसे कहूंगी, यहाँ पर चूंकि अब और समुदाय के लोग भी बहुसंख्या में हो चुके हैं, तो इसलिए किसी को भी अल्पसंख्यक सबसे पहले तो ना कहा जाए। और अगर हम बोलते हैं कि हिंदू बाहुल्य देश है, तो अब वो भी नहीं माना जा सकता। सभी को समान सम्मान मिले, मोदी जी इसी का ही प्रयास कर रहे हैं। 3 तलाक वो मुस्लिमों का मामला है, आपका क्या मतलब उससे? नहीं, अगर आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर दिया और हिंदुत्व के लिए वो करके राम मंदिर और ये सब करके, लेकिन उन्होंने ही सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक हटवाए, जो कि बहुत बड़ा मुस्लिम बहनों को राहत मिला है। और इस 3 तलाक के हटवाने के बाद हर एक मुस्लिम बहन यही कहती है कि मोदी जी को शत शत प्रणाम। और आप देख लीजिएगा कि मुस्लिम बहनें भी धीरे धीरे मोदी जी के
प्रति इतनी ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी इतनी ज़्यादा वो हो रही है, उनकी अपने मन से वो मोदी जी को अपना रहे हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम का बंटवारा मोदी जी ने नहीं किया, ये किया है कांग्रेस ने, और ये कांग्रेस ने किया था बोल के उन्होंने ये देश को खोखला किया है। 1984 से ही ये हो रहा है। हाँ जी, तो आपका ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम कांग्रेस कर रही है? जी कर चुकी थी, और वो खोखला कर चुकी थी। उन्होंने बनाने उन्होंने ही बनाए सारे हैं। कानून मुसलमान 10 साल से तो सरकार बीजेपी की है, आप कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। ये तो देखिए, अगर अगर आप संविधान की बात करें 1946, 1947, 1948 में 3 बार संविधान सभा के आगे सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ने का काम आया, लेकिन संविधान सभा प्रस्तावना की बात कर रहे हैं आप? प्रस्तावना आया, प्रपोजल आया, उसे नहीं माना गया। ये कब जोड़ा गया? ये जो आज बात करते हैं कि संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, जब देश में 1975 में अपनी लोकसभा का टर्म खत्म होने से 1 साल पहले इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। उस इमरजेंसी के दौरान जब सारे हक सबके मरे हुए थे, तब उन्होंने सेकुलर वर्ड जोड़ा। और अगर आप इस बार का भी कांग्रेस का, आप मैं कह रहा हूँ 2012 का राहुल गांधी का भाषण छोड़ दीजिए, आप मनमोहन सिंह का भाषण छोड़ दीजिए कि देश पे पहला हक संसाधनों पे माइनॉरिटीज़ का, और उसमें भी पहला मुसलमानों का। तो भाई साहब एक बात समझिए, अगर ये माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो ये सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं? उसका एक कारण है, सीएए में जो धार्मिक प्रताड़ना पे है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन जो धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, माइनॉरिटी जो 23% और 33% से 2 और 6% शायद आ गए, उनको भारत में शरण देने का है। कांग्रेस का विरोध कर रही है, कारण उसमें मुस्लिम नहीं है। वो कहते हैं कि मुसलमानों का पहला हक है। साहब एक बात बताइए, हिंदुस्तान में संविधान के हिसाब से, बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आरक्षण होता है, वो केवल हिंदुस्तान में 2 संस्थाओं में नहीं है, एक AMU और एक जामिया मिलिया। कारण क्या है? कांग्रेस ने उनको अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। और जब संविधान कहता है धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो ये कैसे कह रहे हैं कि OBC आरक्षण में से काट के धर्म के आधार पर देंगे हम? और सब कुछ छोड़ दीजिए, मनमोहन सिंह का बयान, कांग्रेस का बयान, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण दिया और बोला कि इसे पूरे देश में कोशिश करके लागू करेंगे 2014 लोकसभा के बाद। तो शुक्र है ये लोग हार गए। इस बार का 2024 का भी अगर आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ें सर, उनका पॉइंट नंबर 1, 5 और 6 क्लियरली ये बोलता है कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर वो आरक्षण देंगे। वो तो मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको हम मतलब ग्रोथ करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ है। अब प्रधानमंत्री खुद इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं, पाकिस्तान, मुस्लिम, वही आ गया। अब इसमें ग्रोथ, विकास, रोजगार, महंगाई, वो सारी चीज़ें भूल गई। सर बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँगा, अगर आप बुरा ना माने सर, आज आप ये जो मेरा वीडियो भी ले रहे हैं ना, जब इसको आप अपलोड करेंगे अपने सर्वर पे, जब मैं मोबाइल पे देखूंगा तो ये उसी डिजिटल इंडिया की वजह से आ रहा है जो प्रधानमंत्री ने कहा है। और इसी पार्टी के बड़े महान पढ़े लिखे नेता श्री चिदम्बरम जी ने क्या कहा था संसद में कि हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया हो नहीं सकता। तो क्या यह ग्रोथ नहीं है? आज हिंदुस्तान डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में नंबर 1 है, ये ग्रोथ नहीं है? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में नंबर 1 है, ग्रोथ नहीं है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 है, ग्रोथ नहीं है? और सब छोड़िए सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 से 63 रैंक पे आ गए, ये ग्रोथ नहीं है? 11वें नंबर की इकॉनमी से 5 नंबर की इकॉनमी बन गए, ये ग्रोथ नहीं है? IMF आज बोल रहा है कि आने वाले 5 साल में कैपिटा इनकम तो बहुत कमजोर है ना, बहुत कम। पर कैपिटा इनकम इसलिए कमजोर है कि 145 करोड़ की आबादी है, और उसके बाद अगर मोदी कहता है कि मैं UCC लाऊंगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाऊंगा तो उसका विरोध करते हैं। जनसंख्या, आप पर कैपिटा इनकम को देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि मोदी जी के आने के कारण स्टार्टअप इंडिया से हिंदुस्तान ने 110 यूनिकॉर्न बना लिए। उन स्टार्टअप वाले बच्चों ने जो नौकरी मांगते थे, आज 12 लाख लोगों को नौकरी दे दी, 12,000 पेटेंट अप्लाई कर दिए। सर जब हमारी आबादी 145 करोड़ हो जाएगी, जब हमारी आबादी में रोज के हज़ारों घुसपैठिए घुसेंगे, हमारी आबादी में दिल्ली शहर में 8, 10, 12, 15, 20 बच्चे वाले परिवार रहते हैं यमुना खादर के अंदर, तो क्या वो जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम तो आप सोने की खदान निकाल लो हिंदुस्तान के नीचे, पर कैपिटा इनकम खराब होगी ना, उसमें कोई क्या कर सकता है? कह रहा गरीबी खत्म करने की वादा था ना सर। 6.3% से 3.8% हो गया, और कितना गरीबी कम कराओगे? वो भी तब है जब 81 करोड़ 19 लाख लोगों को पिछले 2.5 साल से और आगे आने वाले 2 साल तक मोदी जी राशन दे रहे हैं। कोविड के अंदर वैक्सीन सर दुनिया के हर देश ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके वैक्सीन लगाई है। हमारे देश में 2 डोज और तीसरा बूस्टर डोज। राहुल गांधी तो और भी कह रहे हैं कि और बेहतर करेंगे। राहुल गांधी का तो कौन सा बहुत बड़ा राहुल गांधी की दादी ने सन 71 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आज तक गरीबी नहीं हटी, कांग्रेस हट गई। राहुल गांधी के पापा कहते थे मैं 1 रुपया बेचता हूँ 85 पैसे मिलते हैं, आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 36 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुँचता है। और मोदी जी ने अकाउंट खुलवाया। भाई साहब करोड़ों लोगों के पास तो हिंदुस्तान में अकाउंट नहीं था, क्या राहुल गांधी ने किया? अकाउंट पहली बार मोदी खुलवाए, शौचालय मोदी बनवाए, बिजली के कनेक्शन मोदी दे, गैस मोदी पहुँचाए, मणिपुर में बस ट्रेन मोदी पहुँचाए, बॉर्डर पे फौज मोदी पहुँचाए।
कांग्रेस पार्टी के रक्षा मंत्री कहते थे अगर हम बॉर्डर पे सड़क बनाएंगे चाइना अंदर घुस जाएगा, और आज हम उनकी नाक में उंगली देते हैं। तो ये मोदी ने किया है, राहुल गांधी के कहने से क्या होगा।